हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज डिस्कस करते हैं सैंपल नंबर 1 का सेक्शन बी। इसके जस्ट पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सेक्शन ए पे डिस्कस किया था। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटन एज p इक्वल a स्क्वायर b क्यूब एंड q इक्वल a क्यूब b, a and b are prime numbers, then verify LCM PQ into HCF PQ equal to PQ। मतलब ये इस क्वेश्चन में ये बोला गया, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें मेरे पास दो इंटीजर्स हैं p एंड q। तो जब इसको सॉल्व करते हैं p एंड q, तो p की जो वैल्यू है वो दे रखी p इक्वल है a स्क्वायर बी क्यूब, ये p हो गया। एंड q की वैल्यू आप जब चेक करेंगे तो a क्यूब एंड a क्यूब इंटू बी हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला है इन दोनों का जो एलसीएम का प्रोडक्ट है वो पी क्यू आएगा। मतलब ये कि क्वेश्चन में ये बोला गया एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू और प्रोडक्ट अगर कर दें, मल्टीप्लाई कर दें एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू, तो ये पी क्यू सॉल्व होके आएगा। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले एलसीएम फाइंड कर लेता हूं पी एंड क्यू का। ठीक है, तो हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। अब एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं तो जब कभी एक्सपोनेंट में वैल्यू हो, मतलब पावर्स में हो, तो एलसीएम में जो कॉमन नंबर होता है उसकी मैक्सिमम पावर को लेते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास P में देखें A की मैक्सिमम पावर 2 है, जब Q में देखें तो A की मैक्सिमम पावर 3 है। तो एलसीएम लेने के लिए जो मैक्सिमम पावर होती है उसको लिया जाता है। ऐसे B को चेक करो, B की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पे B की मैक्सिमम पावर 1 है, तो दोनों में से जो मैक्सिमम होता है उसको लिया जाता है। तो ये B क्यूब हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग निकालते हैं HCF ऑफ P एंड Q। जब HCF की बात करते हैं तो दोनों में जो कॉमन नंबर होता है उसमें क्या करते हैं, जो मिनिमम पावर होती है, a यहाँ पे स्क्वायर है, a टू द पावर 3 है, तो दोनों टर्म्स में मैं चेक करता हूं कि मिनिमम पावर a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर होगा। b की मिनिमम पावर दोनों में देखो, यहाँ पे कुछ पावर नहीं तो 1 होता है, तो b यहाँ 3 यहाँ पे 1 है, तो b की मिनिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी, मतलब b होगी। तो मैंने एलसीएम पी क्यू का और एचसीएफ पी क्यू का दोनों चीजें मैंने निकाल लिया है। मुझे वेरीफाई करके दिखाना था, तो मैं क्या करता हूँ, एलएचएस लिख लेता हूँ, एलएचएस। ठीक है, तो एलएचएस में देखो मेरे पास है एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इंटू एचसीएफ, ठीक है, ऑफ पी एंड क्यू। ये मेरे पास हो गया। इसे मुझे क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो एलसीएम कितना मैंने फाइंड आउट किया है, a क्यूब b क्यूब इंटू एचसीएफ कितना है, a स्क्वायर एंड b। यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है। देखिए जब मल्टीप्लाई में होता है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे a टू द पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, बेस दोनों का सेम है तो पावर दोनों की ऐड हो जाएगी, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये b है और ये भी b है, b का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो b टू द पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब टोटली जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 4 हो गया। तो अब देखो ये मेरे पास आ गया a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 4। अब जरा देखो मुझे प्रूव करके जो लाना है वो p क्यू लाना है। तो p की वैल्यू क्या है, जरा देखो, a स्क्वायर b क्यूब, a स्क्वायर b क्यूब है। तो यहाँ पे जो मेरे पास a टू द पावर 5 लिखा हुआ है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। और हम क्या ब्रेक करेंगे, यहाँ पे a की पावर यहाँ पे 5 है, मुझे p लाने के लिए पावर 2 की जरूरत है, तो इसमें से हम a स्क्वायर अलग कर लेंगे। b टू द पावर 3 चाहिए, b टू पावर यहाँ पे 4 है, तो b टू पावर 3 कर लेंगे। तो फिर यहाँ से पावर 5 थी, a की मैंने a टू द पावर 2 ले लिया है, तो अभी a टू द पावर 3 बचा रह गया, तो a टू द पावर 3 हो गया।
b टू द पावर 4 है, यहाँ पर मैंने 3 यूज किया तो इसके बाद b टू द पावर 1 बच गया। अब जरा चेक करो, जरा देखो यहां से आप देखेंगे a स्क्वायर b क्यूब की वैल्यू कितनी है p। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे a स्क्वायर b क्यूब राइट है वहां पे इसकी वैल्यू मैं p को पुट कर सकता हूं, तो ये p हो गया। उसके बाद में फिर देखो जरा a क्यूब b की वैल्यू जो है वो q है, तो इसका मतलब इसके प्लेस पे मैं q पुट कर सकता हूं। और यहाँ पे आप मेंशन भी कर दो, लिख दो, ज्यादा अच्छा है, बिकॉज हम लिख सकते हैं p इक्वल a स्क्वायर b क्यूब। उसके बाद में q की बात जब करेंगे तो a क्यूब b, ये वैल्यू मेरे पास थी, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखो जब इसको कैलकुलेट किया तो ये pq आ गया, pq। तो मेरा प्रूफ हो गया, जो LHS था वो इस कंडीशन में था, RHS मुझे लेकर के आना था, तो यहाँ पे मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, हेंस प्रूफ हो गया, PQ लाना था। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और जहां पे समझ में ना आया वहां पे उसको फिर रिपीट करके पीछे बैक करके फिर देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है। एक क्वेश्चन नंबर 7 अभी जस्ट इसके पहले बताया है, और क्वेश्चन नंबर 7 का ये और पोर्शन है, मतलब 2 क्वेश्चन होते हैं, या तो ये करो या तो वो करो, 2 में से करना और वाला। इसमें बोला गया, कहते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कहते हैं अर्थमेटिक जो अर्थमेटिक की मतलब जो फंडामेंटल थ्योरम है ऑफ अर्थमेटिक, उसको यूज करके हमें क्या करना है, 816 एंड 170 का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा वो देखो, हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम का मतलब क्या होता है वो समझ लो। इस थ्योरम का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। मतलब 816 है, 170, इसको प्राइम फैक्टर में हम ब्रेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट में पूरे को हम राइट कर सकते हैं, और वो भी प्राइम प्रोडक्ट होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 816 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। देखो यहां पे कर रहा हूं 816, और इसको हम 2 से सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 2 4 जा हो जाएगा 0, 2 8 जा हो गया, फिर 2 से 2 2 जा 2 4 जा हो गया, 2 1 जा 0, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा, 3 से करेंगे 3 1 जा 3 7 जा 21 और 17 बन जा। मतलब ये है कि इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 में हम ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास है 170, इसको जब करेंगे तो 2 8 जा 2 5 जा, अब 2 से जाएगा नहीं है तो इसको मैं 5 से कर लेता हूं। 5 1 जा 5 7 जा और 17 बन जा। मतलब ये कि 170 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास नंबर आएगा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 5 है और फिर क्या है 17 है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से फाइंड करते हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों से फाइंड करनी। हम एचसीएफ पहले फाइंड कर लेते हैं, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में सिर्फ वो वैल्यू आती है जो दोनों में या 3 नंबर होते हैं, जो कॉमन पोर्शन होता है एचसीएफ में सिर्फ वही आता है। तो कॉमन मुझे देखो सिर्फ ये 2 मिलेगा और ये वाला 17 मिलेगा, बस, और कुछ कॉमन नहीं होगा। तो एचसीएफ के लिए मैं 2 इंटू 17 राइट करूंगा और 17 टू 34 हो गया। तो एक तो आंसर ये आपका हो गया, ठीक है, जो ये एचसीएफ हो गया। उसके बाद में मुझे फाइंड करना है एलसीएम। अब एलसीएम की देखो क्या प्रॉपर्टी होती है, एलसीएम कैसे पता करते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन है जो मैंने एचसीएफ में ले लिया है, ठीक है, उसको छोड़ करके जितने और बचे हैं उन सबको भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब एचसीएफ भी रहेगा और साथ में जो और बच गए वो नंबर भी रहेंगे। तो अगर मैं देखूं ये नंबर मेरे पास कॉमन है, ये मैंने ले लिया, ये 17 कॉमन था, इसको मैंने ले रखा है, ये देखो 3 है, इसको भी लेना है, 5 है, उसको भी, मतलब जो कॉमन है उसको 1 टाइम राइट करेंगे, बाकी जितने अनकॉमन है, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 2 अब मैंने राइट कर लिया और ये वाला 2 हो गया।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन सबको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आपके पास आएगी वही वैल्यू आपकी क्या होगी, वो वैल्यू आपकी एलसीएम हो जाएगी। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, ये 15 आएगा और ये 17 आएगा। ठीक है, अब तीनों को आप मल्टीप्लाई करो और तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आई वो मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ये 4 सॉरी चेक कर लेते हैं, देखो 15 6 जा 4080 आएगा। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ताकि टाइम ना लगे, इस वजह से यहां पे कर दिया है। तो ये हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अगला वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हम सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 एंड 45। मतलब हमारे पास एक एपी है और उस एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो मेरे पास 5 है और जो लास्ट टर्म है वो 45 है। उसके बाद में बोला गया, कहते हैं इफ द सम ऑफ इट्स टर्म, और इसमें जितने टर्म्स हैं सभी का जो सम है वो कितना है, 400। तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, जो लास्ट टर्म होता है उसको एन से डिनोट करते हैं और जो सम होता है उसको एस एन से डिनोट करते हैं। और इसमें उन्होंने बोला डी फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस, मतलब डी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो एपी होती है उसका जो nth टर्म फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये लास्ट टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ये कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद में सम की जब बात करते हैं एस एन, तो ये होता है एस एन इक्वल, ठीक है, इसके दो फार्मूले होते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर गिवन है तो हम यूज करते हैं n/2 और ये 2a प्लस n माइनस 1 d, इसका यूज करते हैं। और अगर लास्ट टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो, तो यही Sn का जो फार्मूला होता है वो आपका n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये भी होता है। तो हम देखेंगे, मुझे जिसकी जरूरत होगी उसका यूज करेंगे। तो अब सॉल्व करते हैं यहां से सबसे पहले। तो सॉल्व करने में जब हम रीड करते हैं तो हमको मिलता है फर्स्ट टर्म a इक्वल 5 मिलता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता नहीं, सपोज कर लिया n टर्म्स अगर होते हैं तो फिर जो लास्ट टर्म है वही मेरा nth टर्म होगा, इस वजह से an जो होगा वो मेरा कितना होगा, 45 होगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो nth टर्म का जो फार्मूला होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में गिवन पहले राइट कर लेते हैं, एस एन इक्वल 400 और डी मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये मैंने नोट कर लिया। अब उसके बाद में बिकॉज वी नो दैट, मुझे पता है कि ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी ऐसा होता है। ए एन की वैल्यू कितनी है, 45 है, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, फिर n मुझे क्लियर नहीं तो ऐसे छोड़ दो, n-1 और d भी नहीं पता है। हम क्या करते हैं, 45 में 5 को जब इधर ले आओगे तो 45 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे n-1 d बचेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 इक्वल बचेगा n-1 d। इसको यहीं पे छोड़ दो इक्वेशन नंबर 1 बना के। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मुझे d पता करने के लिए n पता होना चाहिए। तो अब n कहां से पता करें, मेरे पास एक चीज जो रह गई थी उससे हम n को पता करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज हम Sn के दो फार्मूले से कौन सा फार्मूला यूज करें, ठीक है, तो आप दोनों यूज करोगे दोनों से निकल आएगा, लेकिन मेरे पास लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म है तो ये मुझे इजी लगता है, इससे हम यूज कर लेते हैं। तो देखो Sn इक्वल, ठीक है, तो Sn इक्वल आपका है n/2, फिर वहां पे फर्स्ट टर्म और ये n लास्ट टर्म। Sn की वैल्यू चेक करो कितना है, 400 है, मैंने 400 पुट कर दिया। n मुझे पता नहीं, ये मुझे पता करना है, फाइंड करना। a फर्स्ट टर्म कितना है, 5 है, उसके बाद में an
लास्ट टर्म 45 है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 400 इक्वल n/2 निकलेगा। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो मेरे पास 50 हो जाता है। 2 से अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसको 2 1 जा तो ये 25 आएगा। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में है, मुझे n फाइंड आउट करना, तो ये मल्टीप्लाई से जब इधर आएगी तो डिवाइड में आएगी, मतलब 400/25 इक्वल n आएगा। इधर इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ से n जब आप पता करेंगे तो n इक्वल, आप क्या करते हैं 25 को सिंप्लीफाई, 25 1 जा और 25 1 जा 25। अब यहाँ पे क्या होगा, 40 में से 25 जब हम माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, इधर 0, 150 होगा, तो 25 6 जा 150 होता है, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, n इक्वल मेरे पास 16 आ गया। मुझे d फाइंड करना था तो d के लिए मुझे n पता होना चाहिए था, n मुझे क्लियर हो गया। तो अब लिखते हैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखो मेरे पास n-1 d इक्वल 40 है। मैं n की वैल्यू पुट करता हूं, कितना है 16 -1 और ये d हो गया, यहाँ 40 हो गया। सेपरेट करेंगे तो 15 इंटू डी बचेगा और ये 40 हो गया, सॉरी d इक्वल जब निकालेंगे तो 40। अब ये 15 मल्टीप्लाई में है इसलिए यहां से हटाएंगे तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, 5 3 जा हो गया, 5 8 जा हो गया, तो d इक्वल मेरा आएगा 8/3। अब चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो या डेसिमल में कर लो, तो ये मेरा वैल्यू हो गया। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और कहीं पे समझ में आए तो उसको रिवर्स करके अच्छे से समझिए, चीजें समझ में आएंगी। और अगर आपको कहीं पे लगता है कुछ आपको समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं उन चीजों को बहुत जल्दी ही और अच्छा बेहतर कर दूंगा जब आप मुझे बताएंगे कि सर ये चीज जो है समझ में नहीं आ रही है, आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, स्लो पढ़ाते हैं या एक ही बार बताते हैं, तो इस तरीके से आप जो है बताइए। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद में अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 8 में भी दो पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट कर दिया, अभी सेकेंड और वाला पार्ट है, मतलब दो में से एक करना होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। अब इसमें क्या है, कहते हैं इन एन एपी द फर्स्ट टर्म, जैसे बोला जाए वैसे समझ जाओ, a इक्वल टू एंड द लास्ट टर्म इज 29, मतलब ये भी समझ जाओ an इक्वल 29। हाँ, कभी कभी किसी किसी फार्मूले में कहीं कहीं पे लास्ट टर्म को l से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में फिर क्या है, एंड सम ऑफ n टर्म्स, ठीक वैसे ही क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स की अगर मैं बात करूं, Sn इक्वल 155, ठीक वैसे क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, क्वेश्चन को रीड कर लो, अपने आप करो सेल्फ, उसके बाद में फिर आप, मैं करता हूं, फिर मैं आंसर आप मैच करें, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करके देखो, ठीक, उसके बाद फिर देखना। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, मुझे जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। a इक्वल मेरे पास 2 है और an इक्वल मेरे पास 29 है एंड Sn इक्वल मेरे पास 155 है, और मुझे जो फाइंड करना है वो d फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला को ठीक वैसे ही करना है, कुछ तो बदला नहीं है। इसका मतलब बिकॉज मुझे पता है an इक्वल a प्लस n-1 d होता है। an मेरे पास कितना है 29 है, a कितना है 2 है, n-1 d, ये इस साइड ले आएंगे तो 29 - 2 हो जाएगा और n-1 d हो गया। इसके बाद में 27 इक्वल n-1 d, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद में सम के बारे में गिवन है, तो बिकॉज Sn इक्वल n/2 होता है और ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस an, इस फार्मूले का यूज करेंगे। Sn देखो 155 है, n/2 ऐसे रख दिया मैंने, a कितना है मेरे पास 2,
एंड n कितना है 29 हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे 155 इक्वल n बाई 2, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 31 हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, n फाइंड आउट करना है, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो 155 इंटू 2 हो जाएगा और ये 31 है वो डिवाइड में आ जाएगा नीचे और ये n हो गया। अब आप देखिए यहां से इन दोनों सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15, मतलब ये 31 वन टाइम जाएगा, 31 5 जा ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, तो n इक्वल मेरा 10 निकल आया। फिर वही प्रोसेस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे n-1 d लिखा हुआ है, इधर 27, तो n की वैल्यू 10 - 1 पुट कर दिया, ये d हो गया, ये 27 हो गया। अब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, इंटू d हो गया और ये 27 हो गया। मुझे d फाइंड आउट करना है, इसलिए 27 और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 9 1 जा 9 9 3 जा 27, तो d इक्वल मेरा कितना निकला, 3 निकला। यही आंसर हो गया और ये कॉमन डिफरेंस हो गया जो मुझे फाइंड आउट करना था। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉरी आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, मतलब k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन ये है मेरी, दूसरी लीनियर इक्वेशन ये है, और कहते हैं जो सॉल्यूशन है वो इनफिनिटली है, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तब k की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं इसके बारे में पहले कुछ आपको बेसिक बता दूं जो कई जगह यूज होगा, कोई एक ही क्वेश्चन में नहीं। पहले समझो पेयर हमारे इक्वेशन के वो किस कंडीशन में होंगे, उसकी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो कैसे राइट करेंगे। तो अगर मेरी फर्स्ट है तो हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू द 0, ये, और उसके बाद में दूसरी होगी तो a2x लिखेंगे और ये b2y लिखेंगे प्लस c2 इक्वल टू द 0। देखो दो इक्वेशन मेरे पास हो गई। ध्यान रखना जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, अगर एक इक्वेशन में इक्वल को सेकंड साइड है तो दोनों में सेकंड साइड हो, या तो फिर अगर फर्स्ट में अगर इक्वल के मतलब राइट में 0 है तो दोनों में इक्वल के राइट 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि C1 वहां पे लिखा है और C2 यहाँ पे ऐसे लिखा है, ऐसा होगा तो कंपेयरिंग करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर इधर लिखा भी है तो उसको वन साइड कर लो, उधर 0 ही रखो तो ज्यादा बेटर है, ऐसी कंडीशन बना लो। अब कहता है मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो x के कोफिशिएंट हैं, जो a1 अपॉन a2, ये जो y की कोफिशिएंट है b1 अपॉन b2, और जो कांस्टेंट है c1 अपॉन c2, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन में ये सारे तीनों रेशियो इक्वल होते हैं। तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो ये कंडीशन होती है मैनी सॉल्यूशन की। अगर ये दो इक्वल ना हो, ठीक है, और ये इक्वल हो तो ये यूनिक सॉल्यूशन की होती है, मतलब वन सॉल्यूशन की। और अगर सपोज करो ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन आती है। तो अभी हम मैनी सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो अभी इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, मैंने राइट कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, kx प्लस वाई, मैंने कहा था ना इक्वल के उधर 0 रखो, माइनस के स्क्वायर इक्वल टू द 0, ये होगी। सेकेंड इक्वेशन देखो x माइनस के वाई, 1 देखो इक्वल के उस साइड है, इसको इस साइड लाइए तो माइनस 1 इक्वल टू द 0, ठीक है। अब आप कंपेयर करो इक्वेशन से, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है, जो y का होता है वो b1 होता है, b होता है, और ये c कांस्टेंट है, तो फर्स्ट में सब 1 होंगे, सेकंड में सब 2 होंगे। तो अगर मैं इससे निकालना चाहूं a1 तो a1 मेरे पास k निकलेगा। मैं बात करूं b1 की, देखो y के पास कुछ नहीं है ना तो 1 होगा। फिर बात करूं मैं c1 की, देखो कांस्टेंट वैल्यू माइनस के स्क्वायर है, साइन के साथ में राइट करना है। उसके बाद में फिर आप यहाँ पे आइए, आप देखिए इसके साथ में जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो मेरी 2 होगी, x के साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, तो a2 इक्वल 1 होगा एंड
B2 चेक करो, y के साथ में क्या माइनस के है, तो साइन के साथ में लेना है माइनस के। यहाँ पे साइन प्लस था इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस रखा हुआ है, जब दिखता नहीं तो प्लस होता है। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूँ C2 की, तो C2 देखो मेरा निकलेगा -1। ठीक है, इधर इसको हटा देता हूँ, कोई काम नहीं। ये हो गया। अब देखो मुझे ये रेशियोज की जरूरत है, इन रेशियोज की क्या है जरूरत है, तो अब देखो A1 अपॉन A2 अगर आप निकालते हैं तो A1 चेक करो क्या है, K है, और A2 पे आइए 1 है, ये हो गया। उसके बाद में B1 अपॉन B2 आप फाइंड करिए क्योंकि जरूरत है मुझे। B1 मेरे पास 1 है, और फिर B1 और B2 चेक करो कितना है, -k, पुट कर दिया -k। उसके बाद में मुझे C1 और C2 की जरूरत है, तो C1 कितना है मेरे पास -k² है, और C2 कितना है -1, दोनों जगह माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा यहीं पे, तो बचेगा मेरा k² अपॉन 1, ये हो गया। अब हम लिखते हैं बिकॉज मैनी सॉल्यूशन तो मैनी सॉल्यूशन जब होता है तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। ठीक है, तो वैसे एक बात और, चाहो तो ये वाला स्टेप अगर नहीं भी करोगे ना तब भी कोई बात नहीं है, अगर ये नहीं करोगे तब भी ये A1 A2 की डायरेक्ट वैल्यू जो है आप यहाँ पुट कर सकते हो। A1 A2 की, A1 कितना है आप चेक करो कितना है K, A2 कितना है चेक किया कितना है 1, ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1 अपॉन -k हो जाएगा इक्वल, और ये -k² अपॉन -1 होगा। ठीक है, इसको नहीं लिखता हूं, तो अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 रेशियो है, जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम 2 2 लेकर के करते हैं, 2 2 को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो अब देखो हम लिखते हैं व्हेन 2 को लेते हैं k अपॉन 1 इक्वल 1 अपॉन -k, 1 अपॉन -k। एक बार चेक कर लेते हैं ये माइनस आएगा नहीं आएगा, कुछ गलत तो नहीं है, कि ये हो गया। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन में गलत है, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, तो जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा, तो जो मेरी वैल्यू ये निकली है ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस रहेगा। तो जब प्लस रहेगा तो जब हम यहाँ पुट करेंगे यहाँ भी प्लस रहेगा, तो यहाँ पर भी मेरे पास प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, k को k से करेंगे k² हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 होगा। अब k की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा और √1। आपको पता ही होगा कि 1 का अंडर जो होता है 1 ही होता है, तो k की वैल्यू ±1 आएगा, इसका मतलब k की वैल्यू -1 भी होगी और +1 भी होगी, 2 वैल्यू होंगी। उसके बाद में अभी एक कंडीशन बच गई है कि अभी फर्स्ट और सेकंड को मैंने कैलकुलेट किया था, अब सेकंड एंड थर्ड को, तो उसके बाद मैं करता हूं व्हेन सेकंड कौन सा है 1 अपॉन k इक्वल, और इधर कितना है k² अपॉन 1, तो ये k² अपॉन 1 हो गया। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से हो जाएगा 1 हो जाएगा, और k को k² से करेंगे तो k⁻³ हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं जो 1 है 1 पे कितनी भी पावर आप कर सकते हो, तो हम यहां से जब इसको हटाएंगे तो इधर √³ लगेगा, √³ 1, और ये k हो जाएगा। 1 का √³ भी सॉल्व करेंगे ओनली 1 आएगा, और ये k हो गया। अच्छा, जब √³ सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस नहीं आता है, ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि √³ में अगर जब भी पावर ऑड होगी तो वैल्यू माइनस की होगी तो माइनस ही आएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस का आएगा। लेकिन स्क्वायर में माइनस की होती तभी प्लस आता है, प्लस की होती तभी प्लस आता है, इस वजह से यहाँ पे k इक्वल केवल 1 ही होगा। तो एक काम करते, ये इक्वेशन मैंने 1 ले लिया और इसको मैंने इक्वेशन k इक्वल 1, ये इक्वेशन मैंने सेकंड ले लिया। अब इन दोनों इक्वेशन में जो वैल्यू कॉमन होगी वही जो है k की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये हो गया। नाउ
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड से देखते हैं तो k इक्वल मेरा सिर्फ 1 आएगा, तो ये k की वैल्यू होगी, k इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या करना है। इफ 1 p/3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो 1 p/3 है। और वो लाइन सेगमेंट कैसे बनती है, ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 0, 2/9। 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनता है। उस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो आपका 1, p/3 है। देन सो दैट द लाइन दिस लाइन 5x + 3y + 2 = 0, ये जो लाइन है वो पास होती है इस पॉइंट से। अब मेरी बात सुनो अच्छे से ध्यान से। इन्होंने ये बोला फाइनल, देखो जब भी आप कर रहे हो क्वेश्चन को, आप उस फाइनल आंसर पे जाइए जो आपको पता करना, जो आपको निकालना है। फिर वहां से देखो किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ रही, आप पीछे आते रहेंगे, आपको क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से पता चल जाएगा। देखो मुझे पता करना है कि जो ये लाइन है इस पॉइंट से पास होती है, तो भैया देखो ध्यान से सुनो, 5x + 3y + 2 = 0, ठीक है। तो ये लाइन अगर इस पॉइंट से पास होगी तो ये जो पॉइंट होंगे ना, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होंगे ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। और सेटिस्फाई करने का मतलब ये है, ये जो पहला होता है वो x होता है, जो सेकंड होता है वो y होता है। x की वैल्यू यहां पुट करोगे, y की वैल्यू यहां y के प्लेस पे पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, LHS RHS इक्वल आएगा, मतलब दोनों तरफ के पोर्शन इक्वल आएंगे। जब इक्वल आएंगे तो फिर इसका मतलब ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही, और अगर इक्वल नहीं आता तो ये लाइन यहां से पास नहीं होती। मैं आपको लाइन जरा ड्रॉ करके मैं बताता हूं, बना करके। मतलब ये बोला गया है कि ये लाइन ऐसे है, ऐसे अगर ये इस लाइन का जो इक्वेशन है वो 5x + 3y + 2 = 0 है, और अगर ये इस पॉइंट से पास हो रही, यहां पे पॉइंट मैंने बना दिया, अगर -1, 3p से अगर पास होगी ना, तो ये x कोऑर्डिनेट ये y है, यहां पे है, तो ये लाइन जब यहां से पास होगी तो जो x की वैल्यू इस इक्वेशन में होगी वो ये वाली भी यहां पर आएगी, जो y की यहां होगी वो भी यहां पर आएगी। मतलब कुल मिला के ये समझना है कि इसमें x y की वैल्यू पुट करो ये यहां से, और जो आपको निकलेगा, अगर RHS LHS इक्वल होता तो इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू तो है -1, बट y की वैल्यू नहीं, वो 3p है। मतलब जब मुझे p पता होगा तब मुझे y पता होगा, मतलब जब तक p नहीं क्लियर होगा तब तक y क्लियर नहीं है। तो अब सबसे पहले p को क्लियर करते हैं। p का रिलेशन क्या है, p का रिलेशन ये है कि दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं ये वाले, और ये इनका मिड पॉइंट है। तो देखो भैया डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ऐसे ले लिया इस तरीके से, जिसका एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2, 0 है, और सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0, 2/9, ये हो गया। और इस लाइन सेगमेंट पर एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 1, p/3 है, 1, p/3, ये मिड के हो गए। अब मैं आपको बता दूं मिड पॉइंट की जो कंडीशंस होती है वो कैसी होती है। दरअसल ये x1, y1 अगर हम सपोज कर लें, और इसको हम x2, y2 अगर सपोज कर लें, तो मिड वाले जो x, y हम लेट कर लेते हैं। तो ये जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं उसका एक रूल होता है, और वो होता है x इक्वल, अगर आप x फाइंड करना है तो x1 + x2/2 होगा। अगर y फाइंड करना है तो y1 + y2/2 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। तो अब हम लोग यहां पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट, ठीक है,
लेट अ लाइन सिगमेंट है ए बी मैंने लेट कर लिया, मतलब एक पॉइंट ए होगा, दूसरा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो एंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज पी। मैंने यहां पे एक मिड पॉइंट ले लिया जिसको पी नाम दे दिया। अब देखो जरा, तो इसका मतलब ये है ए की तरफ हमारा अगर x1 की बात करेंगे तो क्या निकलेगा 2, y1 की बात करेंगे 0, उधर देखिए x2 की बात करेंगे तो 0 एंड y2 की बात करेंगे तो 2/9, 2/9। अब देखो if coordinate points of P x, y, x, y कोऑर्डिनेट अगर हो गए वहां के, तो मैं x फाइंड करने जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड करने जा रहा हूं। ये P के कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y, ठीक हो गया। या फिर आप एक काम करो, डायग्राम से सीधे सीधे राइट कर लो, डायग्राम से सीधे देख लो, देखो x इक्वल 1 एंड y इक्वल p/3, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, लिखेंगे बिकॉज p इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो x इक्वल x1 प्लस x2 होगा अपॉन 2। मैं आपको पहले बता चुका हूं, x की वैल्यू चेक करो कितनी है 1, x1 की वैल्यू चेक करो कितनी है 2, x2 की वैल्यू चेक करो 0 अपॉन 2। अच्छा, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसमें p तो है नहीं, जिसमें p है उस वाले को सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें p था नहीं, तो y लगाइए, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y कितना है, y मेरा है p/3, p/3। y1 जरा चेक करो कितना है 0, y2 चेक करो 2/9 अपॉन में 2 रहेगा। इस 2 को यहां से हटाएंगे, इधर मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान से देखना, 2 को इधर हटाएंगे, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2p/3 हो गया, इधर मेरा बचेगा 2/9। मुझे तो p फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ डिवाइड में है वो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, ये कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3 3 जा, तो p की वैल्यू मेरे पास निकल के आई है 1/3। ये p की वैल्यू 1/3 निकल के आई। जो भी इसमें नोट करना हो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और उसके बाद में अब देखो, अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है वो देख लीजिए। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है एक लाइन है, ठीक है, जो इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, नाउ -1,3p, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1,3 इंटू p की वैल्यू चेक करो 1/3 है, यहां पे पुट करेंगे 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कोऑर्डिनेट हमारे -1,1 आ गए, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अगर ये लाइन यहां से पास होगी तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें से तो अब क्या करते हैं यहां से, ठीक है, 5 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू द 0। अब देखो जरा, 5 1 जा 5 -5 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, प्लस 2 हो गया इक्वल टू द 0। अब क्या करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा -2 और +2 इक्वल टू द 0। ये प्लस से माइनस कैंसिल, 0 इक्वल टू, तो देखो बिकॉज LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS और RHS क्या है, इक्वल है, और इक्वल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं, वी कैन से, ठीक है, दैट
दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो मैं कह सकता हूं 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू द 0, ठीक है, और पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से -1,3p से पास होगी। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला गया है, कहते हैं रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब प्लेइंग कार्ड का एक जो पैक है उसमें 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, जिसमें से रेड क्वीन एंड ब्लैक जैक को हटा दिया गया है और उनको रिमूव करने के बाद में जो कार्ड्स बचे हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया है, ठीक है, रिसफलिंग कर दिया गया है। उसके बाद में उसमें से एक कार्ड ड्रॉन किया जाता है और जब ड्रॉन करते तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो फेस कार्ड अगर हम निकालें, मतलब फेस कार्ड निकाले की प्रोबेबिलिटी बताना है या फिर अ क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल है, फेवरेबल और नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है। कार्ड जो भी निकालेंगे आप, कार्ड होगा तो कार्ड लिखेंगे, जो भी होगा, ठीक है, ये होता है। तो अब पहले आप देखो कि मेरे पास, देखो फेवरेबल का मतलब क्या होता है और पॉसिबल मतलब क्या होता है। फेवरेबल वो होता है जिसको आप निकालना चाहते हो, जैसे मैं निकालना चाहता हूं फेस कार्ड, वो फेवरेबल हो गए। और पॉसिबल वो होते हैं जो टोटल कार्ड होते हैं जिसमें से हम ड्रॉन कर रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पॉसिबल कार्ड्स मेरे पास हैं कितने। तो मैं आपको बता दूं, देखो दरअसल जो फेस कार्ड होते हैं पूरे 52 कार्ड में वो 12 होते हैं, ठीक है। क्वीन जो होती है वो 4 होती है, जैक 4 होते हैं और आपके किंग जो है वो 4 होते हैं। उसमें क्या होते हैं, 2 क्वीन रेड होती हैं, 2 ब्लैक होती हैं, 2 जैक रेड होते हैं, 2 जैक ब्लैक होते हैं, 2 किंग रेड होते हैं, 2 किंग ब्लैक होते हैं। तो अभी पहले हम देखते हैं कि पॉसिबल कितने हैं मेरे पास, ठीक है। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं, तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल कार्ड्स। 52 कार्ड्स टोटल हैं, जिसमें से रेड क्वींस को मैंने निकाला है, तो रेड क्वीन मेरे पास कितनी होंगी, 2 होंगी, तो 2 ये निकाल दिया। उसके बाद में ब्लैक जैक एंड ब्लैक जैक आर रिमूव्ड, तो ब्लैक जैक मेरे पास टोटल 4 होते हैं, बट ब्लैक कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसका मतलब 52 में से 4 माइनस करेंगे 48, ये मेरा जो निकल के आया है वो पॉसिबल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो 1 में हम देखते हैं कि फेस कार्ड की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम निकालते हैं फेवरेबल है, फेवरेबल कार्ड्स की मैं बात करूंगा। तो फेवरेबल कार्ड देखो, फेस कार्ड मैं आपको पहले बताया, फेस कार्ड टोटल जो होते हैं वो आपके 12 होते हैं। अब उसमें से मैंने कितने रिमूव कर दिया है, तो ये ध्यान रखना, जैक है, क्वीन है, किंग, ये फेस कार्ड होते हैं। तो मैंने 4 कार्ड यहां से रिमूव कर दिया, वो भी फेस कार्ड, क्वीन भी फेस है और जैक भी फेस कार्ड, मतलब ये फोटो होती है। तो 2 यहां से 2 वहां से रिमूव कर दिया, तो 12 में से मैंने 4 रिमूव कर दिया, कितना बच गया, 8, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब मैं निकालता हूं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो मैं निकालता हूं, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड, और वो भी कौन सा कार्ड होना चाहिए, फेस, फेस, ठीक है। तो कितना होगा, फार्मूला वही लगाएंगे हम, ठीक है। क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड्स, तो नंबर ऑफ, ठीक है, फेवरेबल कार्ड्स, और नीचे मेरा रहेगा, सॉरी नंबर ऑफ लिखना है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, पॉसिबल कम्स कार्ड्स। आप देखो फेवरेबल आउटकम्स, देखो फेवरेबल आउटकम्स कार्ड कितने होंगे, चेक करो, देखो कितना है 8, और टोटल पॉसिबल कितना है 48 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आउटकम्स नहीं लिखा ना, इसमें भी लिख दो आउटकम्स कार्ड्स, तो ये मेरा निकलेगा, फेवरेबल में 8 हो गया और ये 48 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 8 बन जा, 8 6 जा 1/6, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देख लो, सेकंड में जब हम फाइंड करेंगे तो सेकंड के लिए हमको भी निकालना है, फिर निकालना है फेवरेबल आउटकम्स कार्ड्स। आप देखो इसमें, अब क्वीन, क्वीन टोटल कितनी होती है 4, 2 तो पहले मैं रिमूव ही कर चुका हूं, तो इसका मतलब 4 में से 2 माइनस कर दिया, कितना बचा 2। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी आ कार्ड, आ कार्ड क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो फिर फार्मूला वही लगाएंगे, टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास इस बार कितने हैं 2 हैं, और पॉसिबल कितना है चेक करो, पॉसिबल वही लगेगा 48, डिवाइड 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 1/24, ये हो गया। अब देखिए भाई, आप लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, तब जो है ये समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम बेसिक रूल्स पूरे एक तरफ से नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं एक तरीके से, तो इस तरीके से हो रहा है। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देख लो। इसमें बोला, कहते अ बॉक्स कंटेन्स 88 डिस्क्स, मतलब एक बॉक्स है जिसके अंदर 88 डिस्क हैं, कहते हैं नंबर्ड, उन डिस्क पे नंबर लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है 1 से लेकर के 88 तक नंबर, उस पे डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2, डिस्क नंबर 3, इस तरीके से। कहते हैं उस बॉक्स में से हम रेंडमली एक डिस्क ड्रॉन करते हैं, मतलब निकालते हैं, और एक डिस्क जब ड्रॉन करते हैं बॉक्स से निकालते हैं, तो कहते हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो डिस्क, जिस डिस्क को हम निकाल रहे हैं, कहते हैं इज नॉट डिविजिबल बाय 8, वो जो नंबर उस पे लिखा होगा वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कहने का ये कि जिस डिस्क को हम निकालेंगे उस पे जो नंबर लिखा होगा, जैसे मैंने निकाला 50, उस पे नंबर लिखा था डिस्क पे, तो ये देखो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो कहते हैं मुझे 8 से नॉट डिविजिबल की प्रोबेबिलिटी पता करना है। तो फेवरेबल में हमको कौन से नंबर चाहिए, जो नॉट डिविजिबल हो वो नंबर चाहिए, और वो कितनी डिस्क हैं ऐसे नंबर वाली, वो मुझे पता करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 1 से लेकर के 88 तक आप ये देख लो कि 8 से डिविजिबल कितनी है, क्योंकि 8 से डिविजिबल निकालना इजी है, 8 का टेबल करते जाइए, और नॉट डिविजिबल निकालने काउंट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो 8 से डिविजिबल अगर हम देखेंगे तो एक तो मिलेगा 8 बन जा 8, ये हो गया,
8 1 जा 8 हो गया। चाहो तो इसमें आप एपी का फार्मूला भी यूज कर सकते हो। एपी का फार्मूला यूज करते हैं कि इनके बीच में देखो 1 से लेकर के, तो पहला नंबर 8 होगा, पहला नंबर जो डिविजिबल होगा, ठीक है। अगला 16 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला 24 होगा, ऐसे सीरीज बन जाएगी। लास्ट में क्या है, 88 है। तो ये आपका जो 8 है वो मेरा हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और ये लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। कितने नंबर है ये मुझे फाइंड करना है, और इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 8 का है। चेक कर लो, 8 8 कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 8 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरीके से हम सीरीज अगर बना लेंगे तो हम कितने नंबर हैं डिविजिबल वाले वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो अब देखो यहां से फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। ए एन इक्वल ए एन माइनस 1 डी, इस फार्मूले को यूज करेंगे। ए एन मतलब लास्ट टर्म 88 हो गया, फर्स्ट टर्म मेरा 8 हो गया, एन कितना है पता करना है, और -1 डी कितना है वो भी 8 होगा। अब इस वाले 8 को जब आप इधर लाएंगे 88 में से 8 माइनस कर दो, यहाँ पे n माइनस 1 8 बचेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 80। ये देखो सॉरी यहाँ पर 8 है, 8 ये जो है ये ब्रैकेट देखो इसके मल्टीप्लाई में, तो इसलिए इसको हटाएंगे, डिवाइड में आएगा। 8 डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1 हो गया, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। तो मतलब यहाँ पे आएगा 10 इक्वल n माइनस 1, 1 को इधर ले आओ, 10 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल n, मतलब n इक्वल क्या आएगा 11 आ जाएगा। तो मतलब ये है नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 8 कितने होंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 8 कितने होंगे 11, ठीक है। तो नंबर इज नहीं सॉरी आर होगा, ठीक। नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 8। अब देखो 8 से नॉट डिविजिबल कितने होंगे, टोटल 88 हैं, 88 में से 11 डिविजिबल हैं, तो 88 माइनस 11 तो मेरा निकलेगा 77। ये नॉट डिविजिबल है, यही मेरा है फेवरेबल आउटकम्स हो गया, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं हम, राइट कर सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हो गया। अब उसके बाद में मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पता ही है पॉसिबल। अब पॉसिबल की बात करें, सॉरी हाँ पॉसिबल कितने हैं, टोटल डिस्क कितनी है 88, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स की बात करेंगे 88, ये देखो। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फेवरेबल, ठीक है, हमारे 77 हैं, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 88 हैं। 11 7 जा 11 8 जा, मतलब 7/8 जो आपका आया वो 8 से नॉट डिविजिबल जो नंबर होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकल करके आ गई है, ठीक है। और इसको जो है पीई से भी हम लोग लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी इवेंट होता है घटना। तो अब इसको समझ लीजिए, अपने ढंग से इसको नोट कर लीजिए, अच्छी राइटिंग में अच्छे से करना। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बताइए मुझे, तो मैं आगे और कंटिन्यू करूं। तो सेक्शन अभी भी बताया, सेक्शन सी भी इसका करूं, और भी करेंगे, या क्रैश कोर्स की तरह, या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जिस तरीके से आप अगर चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं उन पे जो है अगला वीडियो जो है वो बनाता हूं। तो अभी आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार है, और जैसे वो आते हैं फिर अगला मैं सेक्शन सी करूंगा। और तब तक के लिए अब 9th क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय।